देखिए, ये कक्षा 8 का पहला पाठ इतिहास एवं नागरिक शास्त्र का है, यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। कल हमने पढ़ा था व्यापारिक मार्ग, भारत और यूरोप में कौन से व्यापारिक मार्ग हैं, समुद्री मार्ग की खोज और भारत और यूरोप का नया जलमार्ग की खोज। आज हम शुरू करते हैं यूरोपीय व्यापार। देखिए, पुर्तगालियों ने हिंद महासागर के माध्यम से होने वाले व्यापार पर अपना पूर्ण अधिकार जमा लिया। वे अपने यहाँ से सोना चांदी लाते और हमारे देश से सूती, रेशमी कपड़े और विभिन्न मसाले ले जाते थे और बहुत मुनाफा कमाते थे। पुर्तगाल की मजबूत नौसेना के कारण हिंद महासागर से कोई दूसरा देश पुर्तगाल की बिना इजाजत के अपना जहाज नहीं ले जा सकता था। वास्को डी गामा के भारत पहुंचने के बाद एक एक करके हॉलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड के व्यापारी भारत आने लगे। भारत में यूरोपीय व्यापार, अब आता है भारत में यूरोपीय व्यापारियों की होड़। व्यापार के लिए धन लंबी यात्रा करने वाले जहाज तथा नाविक तीनों साधनों का बहुत ही महत्व था। इन साधनों को प्राप्त करने के लिए कुछ अमीर यूरोपीय व्यापारियों की शुरुआत में सन 1600 से 1670 ईस्वी के बीच व्यापारिक कंपनियां स्थापित की। व्यापारिक कंपनियों का अर्थ क्या है, यानी व्यापारिक कंपनियां क्या होती हैं? व्यापार में कई लोगों की हिस्सेदारी यानी शेयर होता है। सभी हिस्सेदारी व्यापार में अपनी अपनी पूंजी लगाते थे। लगाई गई पूंजी के अनुपात में व्यापार से प्राप्त मुनाफे को उसी अनुपात में बांट लिया करते थे। हॉलैंड में डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, इंग्लैंड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी और फ्रांस में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई। आज भी निजी कंपनियां इसी प्रकार पूंजी इकट्ठा करती हैं। भारत में सबसे पहले पुर्तगाल व्यापार करने आए। कौन आए सबसे पहले भारत में? पुर्तगाली व्यापार करने के लिए आए। उन्होंने पश्चिमी समुद्र तट पर गोवा, दमन और दीव में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। विदेशी कंपनियों के इन व्यापारिक केंद्रों को कोठी या फैक्ट्री कहा जाता है। फैक्ट्री कोठी क्या होता है? फैक्ट्री शब्द का प्रयोग व्यापारिक केंद्रों में स्थापित कार्यालय अथवा कोठी से है। फैक्टर शब्द का अर्थ एजेंट है। कंपनी की ओर से कार्य करने वाले व्यापारी एजेंट जिस कोठी में कार्य करते थे उसे फैक्ट्री कहा जाता था। यूरोपियों की बस्तियों के लिए भी सैनिक रखे जाते थे। कोठियों की रक्षा किलों की तरह होती थी और इन किलों की सुरक्षा के लिए यूरोपीय व्यापारियों के सशस्त्र सैनिक तैनात रहते थे। वास्को डी गामा के भारत पहुंचने के बाद एक एक करके हॉलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस के व्यापारी जल के रास्ते भारत आने लगे। इस समय तक हिंदुस्तान के तो किसी भी शासक ने नौसेना तैयार करने की बात सोची तक भी नहीं थी। हॉलैंड निवासियों ने, जो डच कहलाते हैं, कालीकट, कोचीन, नागापट्टनम तथा चिंसुरा में व्यापारिक केंद्र खोले। फ्रांसीसियों ने मछलीपट्टनम, पांडिचेरी, चंद्रनगर
माही स्थानों में अपने व्यापार के मुख्य केंद्र बनाए। अंग्रेजों ने अपने को केवल समुद्र तट तक ही सीमित रखा, बल्कि सूरत, कैम्बे, अहमदाबाद, ये मैं दोबारा बोल रहा हूं, अंग्रेजों ने अपने को केवल समुद्र तट तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि सूरत, कैम्बे, अहमदाबाद, आगरा, भड़ोच, पटना, कासिम बाजार स्थानों पर व्यापारिक केंद्र बनाए, विदेशी बनाए। इसके बाद आता है विदेशी कंपनियों ने व्यापार में लाभ के लिए साम, दाम, दंड व भेद के तरीके अपनाए। उन्होंने बादशाहों व राजाओं के पास अपने अपने प्रतिनिधि या दूत भेजे और भारत में खुल कर व्यापार करने की इजाजत मांगी। अनुमति प्राप्त करने के लिए ये खुशामद भी क्या करते थे। फलस्वरूप राजाओं ने अधिकार पत्र फरमान जारी किए। व्यापारियों के दूतों ने कुछ करों को न देने की छूट मांगी। इसके बदले में उन्होंने बादशाहों व राजाओं की नवीन वस्तुएं भेंट की। राजाओं के मन में यह आशा थी कि उनके राज्य का खजाना बढ़ेगा और करों में छूट देने से उनके राज्य में ज्यादा व्यापार आकर्षित होगा और राज्य खूब फलेगा फूलेगा, इससे और अधिक कर मिलेगा। हिंदुस्तान के राजाओं के मन में यूरोपीय व्यापारियों की तरफ से मिलने वाली धमकी का असर भी था। पुर्तगाली नौसेना का मुकाबला दूसरे यूरोपीय देशों की सशक्त नौसेना ही कर सकती थी और हिंदुस्तान के जहाजों को पुर्तगालियों के खतरों से सुरक्षा की जरूरत थी। अंग्रेज, फ्रांसीसी व डच कहते, व्यापार की छूट देंगे तभी हम हिंदुस्तानी जहाजों की सुरक्षा की गारंटी देंगे, नहीं तो मौका मिलने पर उन्हें लूट व डुबोया जाएगा। इन नीतियों व स्थितियों का फायदा उठाकर यूरोप के व्यापारियों ने हिंदुस्तान में व्यापार से खूब लाभ कमाया। उन्हें कई कर टैक्स न देने की छूट मिली। जमीन खरीदकर उन्होंने अपने गोदाम, घर, बंदरगाह और अपने अपने किले भी बना लिए। तो ये इसके बाद ये मैं आपको बता रहा हूं कि मैं आपको कुछ गृह कार्य दे रहा हूं जो आप ऐसे करके लाएंगे सब, कि किस यंत्र के आविष्कार से लंबी समुद्री यात्राएं आसान हो गई। दूसरा सवाल है, वास्को डी गामा किस देश का निवासी था। तीसरा सवाल है, व्यापारिक कंपनी से आप क्या समझते हैं। इनके उत्तर लिखकर अपनी कॉपी पर और उसका व्हाट्सएप करके हमें इनको जचवा लेना। धन्यवाद।